आज हम लोग अज्ञेय की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता कलगी बाजरे की पढ़ेंगे। ठीक है, आप सबको इस बात की जानकारी होगी कि ये जो कविता है कलगी बाजरे की अज्ञेय के प्रसिद्ध काव्य संग्रह हरी घास पर क्षण भर, हरी घास पर क्षण भर में मूलतः यह कविता संग्रहित है। आप सब जानते हैं कि अज्ञेय प्रयोगवादी कवि है, ठीक है ना। और प्रयोगवाद को अंग्रेजी में कहते हैं एक्सपेरिमेंटलिज्म, ठीक है ना। और इसका अर्थ हुआ कि भाव के स्तर पर, भाषा के स्तर पर नए नए प्रयोग करना, काव्य रचना। आई बात समझ में? तो कलगी बाजरे की यह जो कविता है यह भी एक प्रयोग है, शिल्प की दृष्टि से भी और भाव की दृष्टि से भी। आई बात समझ में? यह कविता मूलतः प्रेम और प्रकृति को समर्पित कविता है। इस कविता में कवि प्रेम और प्रकृति पर एक नई दृष्टि के साथ बातचीत कर रहा है। प्रयोगवादी कविता या प्रयोगवादी जो कवि रहा है वह हमेशा से नए विचारों और नए तरीकों की खोज करता रहा है। इस कविता में भी कवि अपनी प्रेमिका को जो पुराने प्रचलित नाम है, ठीक है, जो पुराने प्रचलित उपमान हैं उनसे संबोधित करना नहीं चाहता है। यानी कि जो पुराने कवियों ने प्रेमिकाओं के लिए, अपनी प्रेयसी के लिए जिन शब्दों का इस्तेमाल किया, जिन उपमानों का प्रयोग किया, कवि उस उपमान को छोड़ना चाहता है। वह नए उपमान गढ़ना चाहता है। उपमान का मतलब समझते हैं? उपमान का मतलब होता है, साधारण अर्थों में समझिए कि जैसे मैं कहूं कि जैसे अश्विनी है, मैं कहूं कि अश्विनी का चेहरा चांद की तरह सुंदर है, ठीक है। तो अश्विनी की चेहरे की तुलना किससे की जा रही है? चांद से। तो चांद क्या हो गया? उपमान हो गया। आई बात समझ में ना, जिससे तुलना की जाती है। तो कवि अपनी प्रेमिका को नया नाम देना चाहता है, उसको नए नाम से पुकारना चाहता है, ठीक है। तो और वह नया नाम क्या है? कलगी बाजरे की। वह अपनी प्रेमिका को, देखिए वैसे भी स्वाभाविक सी बात है कि मनुष्य जब प्रेम में होता है तो वह अपनी प्रेमिका को तमाम अलग अलग प्यार भरे नामों से पुकारते हैं। आप सबको मालूम होगा कि वो नाम क्या है, मैं कहना नहीं चाहता हूँ, आप सब जानते हैं कि किन किन नामों से वो एक दूसरे को बुलाते हैं। असली नाम कहीं छूट जाता है और बहुत शॉर्टकट छोटे छोटे नाम आते हैं, उसमें बहुत मिठास, बहुत प्यार होता है। आप सब समझ रहे हैं ना। तो यहाँ पे कवि अपनी प्रेमिका को अपने तरीके से बुलाना चाह रहा है। यही है इस कविता का मूल भाव और इसी पे यह कविता केंद्रित है, जिसके बारे में हम अब इसका पाठपरक अध्ययन करके इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है। कवि कहता है, हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरी बाजरे की। ठीक है, वह अपनी प्रेमिका को हरी बिछली घास कहना चाहता है और डोलती कलगी छरहरी बाजरे की। बाजरे की कलगी समझते हैं ना, फूल समझ लीजिए। तो लंबी सी कलगी होती है बाजरे के पौधे में, बहुत सुंदर होती है, ठीक है। तो वह अपनी प्रेमिका को कहता है, हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरी बाजरे की। अगर मैं तुमको किसको? प्रेमिका को। अगर मैं तुमको लजाती साँझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, लालिमा से युक्त साँझ की तारिका अगर मैं तुम्हें नहीं कहता, जो कि पहले के कवियों ने अपनी प्रेमिकाओं को इस नाम से क्या किया है? संबोधित किया है। अगर मैं अब वो नाम तुम्हें नहीं देता, या शरद के भोर की निहार निहाई कुई, या फिर शरद ऋतु में ओस की बूंद से नहाई हुई कुमुदनी, पुष्प है, ठीक है ना। कवियों ने अपनी प्रेमिकाओं के लिए इन उपमानों का खूब प्रयोग किया है। तो कवि कह रहा है कि मैं तुम्हें क्या कहता हूं? हरी बिछली घास डोलती कलगी छरहरी बाजरे की। मैं तुम्हें लजाती साँझ की नभ की अकेली तारिका अब नहीं कहता, या शरद के भोर की निहार नहाई कुई, शरद ऋतु में ओस की बूंद से नहाई हुई कुमुदनी का फूल भी अब मैं तुमको नहीं कहता। टटकी कली चंपे की, ताजी खिली हुई जो कली है चंपे की, वह भी मैं अब तुमको नहीं कहता। समझ रही हो? चंपा, अपने क्लासरूम में भी एक चंपा है ना। तो कवि कह रहा है कि अब वह अपनी प्रेमिका को
टटकी कली चंपे की नहीं कहना चाहता है, वगैरह आदि आदि। यानी कि जो नाम प्रेमिकाओं के लिए प्रयुक्त होते रहे हैं, प्रेम में जो प्रयुक्त होते रहे हैं, तो नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या सूना है या मेरा प्यार मैला है। अगर मैं इन उपमानों से या इन नामों से अब मैं तुम्हें नहीं बुलाता तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका कारण तुम ये मत समझना कि मेरा हृदय छोटा हो गया है या मेरा प्यार मैला हो गया है। कारण क्या है? कारण कुछ और है, और वह कारण यह बताना चाह रहा है बल्कि केवल यही कि ये उपमान मैले हो गए हैं, यानी कि इनका इतना अधिक प्रयोग हो गया है कि ये मैले हो गए हैं। आई बात समझ में? क्योंकि पूर्व के कवियों ने इसका खूब धड़ल्ले से इस्तेमाल किया है। तो कहना चाहता है कि इसका मतलब ये नहीं कि मेरा प्रेम कम हो गया है, मेरा प्रेम मैला हो गया है, बल्कि मैला क्या हो गया है, ये नाम मैले हो गए हैं। जाहिर सी बात है, कई बार प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे से कहते हैं कि कोई और नाम से बुलाओ, ये नाम तो बहुत कॉमन है। आई बात समझ में ना? क्यों बुलाते हो उसी नाम से जिस नाम से सब अपने प्रेमी प्रेमिकाओं को बुलाते हैं? तो कवि उसी की तरफ संकेत कर रहा है और वह एक नया नाम ढूंढना चाहता है और कहता है कि ये उपमान मैले हो गए हैं, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कुछ। यानी कि जिन उपमानों का प्रयोग बहुत अधिक कवियों ने किया है उनकी उपयोगिता अब कम हो गई है, उनका महत्व कम हो गया है, इसलिए देवता चले गए हैं। यानी कि अब उनमें जान नहीं बची, अब उसमें वो बात नहीं रही, नयापन नहीं रहा। नयापन हमेशा आकर्षण पैदा करता है, नयापन हमेशा एक सौंदर्य दे करके जाता है, लेकिन घिसे पिटे नाम, घिसी पिटी चीजें, उनमें उस तरह का सौंदर्य नहीं रह जाता है जिस तरह का सौंदर्य नए नाम में हो, नई बातों में हो, नए एहसास को भरने वाले नामों में हो। तो कवि कहता है कि देवता इन प्रतीकों से कर गए हैं कूच, क्योंकि इनका बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। और उदाहरण दिया कि बर्तन की जब बहुत अधिक आप घिसाई करते हैं, बहुत अधिक मांजने लगते हैं, तो उसकी चमक क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है ना? उसकी मुलायमियत, उसकी खूबसूरती, उसकी चमक कम हो जाती है। तो जिस प्रकार बर्तन को अधिक घसने से उसकी खूबसूरती कम हो जाती है, उसकी चमक कम हो जाती है, उसी तरह एक ही प्रकार के नामों के प्रयोग से उसमें निहित जो अर्थ सौंदर्य है, अर्थ की जो खूबसूरती है, वो बोलिए हो जाती है कि नहीं है? यानी कि वो प्रचलित नाम है, रटा रटाया नाम है। तो आगे क्या कहा, बता दिया कि क्यों मैं नामों से मैं तुम्हें क्यों नहीं बुलाना चाहता हूं। कारण दे दिया कवि ने। आपने प्रयोगवाद में समझ लिया था कि प्रयोगवाद का एक मूल भाव क्या है कि वह भाषा के स्तर पर और भाव के स्तर पर नए प्रयोग करता है। नए प्रयोग आपको दिखाई दे रहा है ना? ठीक है ना? आगे कहा, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, प्रश्न करता है, मगर क्या तुम नहीं पहचान पाओगी, तुम्हारे रूप के तुम हो, निकट हो, इस जादू के निजी किस सहज गहरे बोध से, किस प्यार से मैं कह रहा हूं। अगर मैं यह कहूं बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छड़हरी बाजरे की। क्या तुम ये पहचान पाओगी कि मैं क्यों तुम्हें इन पुराने उपमानों से नहीं बुलाना चाह रहा हूं? क्या तुम ये समझ पाओगी कि ऐसा करने के पीछे मेरे मन में भाव क्या है? क्यों मैं तुम्हें उन पुराने प्रचलित नामों से नहीं बुलाना चाहता हूं? कारण दिया, तुम्हारे रूप के तुम हो, तुम्हारा रूप बहुत सुंदर है, जो सिर्फ तुम्हारा ही है। जब कोई किसी की खूबसूरती की हम तारीफ करते हैं तो क्या कहते हैं, अरे तुम्हारी तरह कोई और नहीं है, वो तुम ही हो जो तुम अपनी तरह हो। कवि कह रहा है तुम ही हो अपनी तरह, अद्भुत हो, अनुपम हो, तुम्हारी तरह कोई और नहीं है। और कहा निकट हो, तुम्हारे निकट आकर इस जादू के निजी किस सहज गहरे बोझ से, जब जब तुम्हारे सौंदर्य के निकट आता हूं तो तुम्हारे सौंदर्य का जादू मेरे भीतर एक गहरा सहज भाव उत्पन्न करता है। और वह कितना जादुई भाव होता है और किस प्यार से मैं कह रहा हूं, क्या तुम पहचान पाओगी? आगे बात समझ में? क्या तुम पहचान पाओगी कि क्यों पुराने नाम मैं तुम्हें नहीं दे रहा हूं? क्या तुम समझ पाओगी कि जो तुम हो वो सिर्फ तुम ही हो, कोई और नहीं है? ये जो तुम्हारा जादुई सौंदर्य है, इसके निकट जब भी मैं आता हूं तो मैं किस गहरे सहज एहसास से भरकर ये कहता हूं कि अगर मैं यह कहूं बिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छड़हरी बाजरे की।
आई बात समझ में? अब सवाल ये उठता है आपके मन में कि हरी घास ही क्यों कहना चाहता है, कलगी छरहरी बाजरे की ही क्यों कहना चाहता है, चंपाकली नहीं कहना चाहता है ना, साँझ की नहार निहाई कुई नहीं कहना चाहता है, घास ही क्यों कहना चाहता है, कलगी छरहरी बाजरे की ही क्यों कहना चाहता है? कारण है, कारण यह है कि आप देखिएगा हैं बहुत से बड़ा जब तूफान आता है तो बड़े बड़े पेड़ टूट जाते हैं, लेकिन आप उस घास को कभी जड़ से टूटते हुए नहीं देखते हैं। क्यों? क्योंकि समर्पण है, उसमें लचक है, कोमलता है, तिरोहित कर देने का भाव है। इसलिए कभी घास को चुन रहा है, उस कलगी बाजरे को चुनता है जो तूफान आने पर भी इधर लचक जाती है, इधर से हवा चलेगी तो उधर लचक जाएगी लेकिन टूटेगी नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेम में जहां भी अकड़ आई, प्रेम में जहां कहीं भी अहंकार आया, प्रेम टूटे। प्रेम की प्रकृति है, प्रेम का स्वभाव है विस्तार पाना। घास कैसे विस्तृत होता है? दूर दूर तक फैला होता है। प्रेम और प्रकृति, प्रेम का स्वभाव है विस्तृत होना, प्रेम का स्वभाव है समर्पित होना। प्रेम वास्तविक मायने में जब वो उतरता है तो वो विस्तृत होता है, फैलता है, एक से दूसरे, दूसरे से चौथे, चौथे से 10वें। प्रेम बांटने की कोई सीमा नहीं होती जैसे घास। आई बात समझ में? और दूसरा वह कोमलता, वह लचक, वह आत्मसमर्पण। इसलिए कवि ने कहा कि मैं तुम्हें किस नाम से बुलाना चाहता हूं? पिछली घास हो तुम, लहलहाती हवा में कलगी छरहरी बाजरे की। और अब आपको समझ में आ गया कि शुरू में क्यों कह रहा है कि मगर क्या तुम पहचान पाओगी? क्यों कहना चाह रहा है? आई बात समझ में? पहली पंक्ति देखिए, मगर क्या तुम पहचान पाओगी। दोनों बातें कि क्यों मैं तुमको बाकी दूसरे नाम नहीं बुलाना चाह रहा हूं और क्यों मैं तुमको हरी घास और कलगी बाजरे की बुलाना चाह रहा हूं। ठीक है ना? सहनशीलता का प्रतीक है घास, सहनशीलता का प्रतीक है कलगी बाजरे की। प्रेम मनुष्य को सहज बनाता है, कोमल बनाता है, सरल बनाता है। इसलिए कवि ने ये दो उपमान चुने। कौन कौन? हरी घास और कलगी बाजरे। स्पष्ट है? yes, sir. आगे बढ़ें? yes, sir. आगे कहा, आज हम शहरातियों को पालतू मालंच पर संवरी जूही के फूल से सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का, कहीं सच्चा कहीं प्यारा एक प्रतीक बिछली घास है। शहरातियों मतलब शहर में रहने वाले लोग, नगरवासियों व्यंग करता है और एक सच्चाई की ओर संकेत करता है कि शहर में रहने वाले लोगों के पास घास लगाने के लिए मैदान नहीं है, ना ही वो बाजरे की खेती कर पाते हैं, ना ही वो बाजरा उगा पाते हैं। उनके पास बना बनाया आर्टिफिशियल रेडीमेड एक मंच है, गमला है, जिसमें वो आर्टिफिशियल जूही की कली लगा लेते हैं, जूही का पौधा लगा लेते हैं। लेकिन उसमें वो वास्तविकता नहीं होती है, प्रकृति का वह सौंदर्य नहीं होता है जो वास्तविक जूही की कली में हो या वास्तविक घास में हो। तो कहा उन फूलों को देखता है जो शहर के घरों में गमलों में जो फूल लगे हुए हैं ना, आर्टिफिशियल जो बने बनाए जो मंच हैं उसमें जो लगे हुए हैं, तो देखता है तो तुलना करता है और फिर उसको याद आता है कि सृष्टि के विस्तार का, ऐश्वर्य का, औदार्य का। औदार्य मतलब होता है उदारता। सृष्टि के सुंदरतम विस्तार का और खूबसूरती का अगर कोई सच्चा प्रतीक है, सच्चा कोई चिन्ह है, तो वह क्या है? बिछली घास है। जैसे प्रेम विस्तृत हो जाए, जैसे प्रकृति हरियाली से भर जाए, विस्तार का प्रतीक है। जहां मनुष्य मनुष्य के भीतर कोमलता आ जाए, अकड़ टूट जाए, अहंकार चला जाए। और वास्तविक अर्थों में जब प्रेम उतरता है मनुष्य के भीतर तो उसका अहंकार चला जाता है। अहंकार और प्रेम दोनों एक साथ एक घर में नहीं रह सकते। ठीक है? तो कवि को लगता है कि सृष्टि के सुंदरतम विस्तार का और प्रेम का के प्रतीक का सबसे सुंदर और सबसे प्यारा उदाहरण अगर कोई हो सकता है तो वह हरी बिछली घास है और डोलती कलगी छरहरी बाजरे। आगे बढ़ें। या शरद की सांझ के सूने गगन की पीठिका पर डोलती कलगी अकेली बाजरे की। हरी बिछली घास और शरद ऋतु के समय, ठंड के मौसम के समय में सूने आकाश पर डोलती बाजरे की कलगी। यानी कि आप आकाश बिल्कुल सूना है, शरद ऋतु है और कवि ऐसी कल्पना कर रहा है या ऐसा बिंब रच रहा है
कि वह बैठकर देख रहा है कलगी बाजरे के, और उसके पीछे अनंत आकाश है, सूना आकाश, ठीक है ना, शाम के समय का। और ऐसा लगता है कि उस कलगी की जो छरहरी कलगी की जो बाजरे की जो कलगी है उसके और अनंत आसमान के बीच में कोई दूरी नहीं है। यानी कि बैकग्राउंड जो है, कलगी बाजरे के पीछे का जो बैकग्राउंड है वह क्या है, आसमान बन चुका है। तो ये अनंत फैला हुआ आसमान और उसमें सौंदर्य का प्रतीक कलगी बाजरे की कलगी और हरी बिछली घास, इन दोनों को सृष्टि के सौंदर्य का, ऐश्वर्य का और उदारता का कवि क्या करता है, प्रतीक मानता है। प्रतीक और बिंब समझते हैं, किसी दिन क्लास में मैं अलग से बिंब और प्रतीक समझाऊंगा कि बिंब क्या है और प्रतीक क्या है, ठीक है। अभी फिलहाल आगे बढ़ते हैं। और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूं, यह खुला वीरान संस्कृति का घना हो सिमट आता है। इन्हें किन्हें, और सचमुच इन्हें जब जब देखता हूं, किन्हें, हरी बिछली घास को और कलगी बाजरे को। जब जब इन्हें कवि देखता है तो कहता है कि वीरान, ये जो उजड़ा हुआ सूना सूना सा जो संसार का जो चमन है ना, संस्कृति कहते हैं सृष्टि को। सृष्टि में जो सूनापन है वो सूनापन सिमट आता है, कम हो जाता है। इनके सौंदर्य को मैं जब जब देखता हूं और मैं एकांत होता हूं। इस सौंदर्य पर, इन प्रतीकों पर जो कि प्रेम और प्रकृति के सौंदर्य के प्रतीक हैं, इनको जब जब गहराई से वह महसूस करता है तो उसके भीतर एक एकांत पैदा हो जाता है और उस एकांत में वह स्वयं के साथ हो लेता है और फिर कहता है, और मैं एकांत होता हूं समर्पित, समर्पित कर देता है। समर्पण में ही चुना किसके लिए, समर्पण के प्रतीक के रूप में ही चुना किसको, घास को। समर्पण के प्रतीक के रूप में ही चुना किसको, कलगी, बाजरे की कलगी को। और अंत में जब यह भी महसूस करता है कि जब वह गहरे प्रेम में होता है तो उसके भीतर भी समर्पण पैदा हो जाता है। सच्चे प्रेम और वास्तविक प्रेम की ऊंचाई का प्रतीक है समर्पण। वो आता ही आता है और जानबूझकर लाने की जरूरत नहीं होती है, स्वतः आता है, वो स्वभावतः आता है, कवि के भीतर आ गया है। और अंत में कवि क्या कहता है, शब्द जादू हैं मगर क्या यह समर्पण कुछ नहीं। तात्पर्य कि जो प्रेम है, जो भाव है, उसको जब हम शब्दों में बयां कर देते हैं तो एक जादुई एहसास तो आ जाता है। जब हम किसी से कहते हैं कि हमें आपसे प्रेम है तो सुनने वाले के मन में एक जादुई एहसास होता है ना। लेकिन अगर कवि कहता है अगर ना भी कहें, सिर्फ समर्पित हो जाएं, तो क्या ये कम है? ये भी तो कम नहीं है। बार बार कवि जो है, अज्ञेय की कविताओं की विशेषता है, वो मौन की ओर लौटते हैं। मौन भी अभिव्यंजना है, बार बार कहते हैं। चुप्पी भी एक शब्द है, न कहना भी बहुत कुछ कहना है, सब कुछ कह देते हैं, न कहते हुए भी भंगिमाएं कह देती हैं, समर्पण कह देता है, शरीर से निकलने वाली तरंगे कह देती हैं, ऊर्जा कह देती है, आंखें कह देती हैं। आंखों की भी भाषा होती है, चेहरे की भी भाषा होती है। तो मौन भी शब्द जादू है, ठीक है, शब्द का जादुई असर होता है, ठीक है, लेकिन क्या समर्पण कुछ भी नहीं? समर्पण भी, तात्पर्य क्या हुआ, कवि के ना कहते हुए भी अपने समर्पण के माध्यम से सब कुछ कह देना चाहता है। अज्ञेय ने लिखा भी कि मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। अज्ञेय की कविता कहीं पढ़ती है कि मौन भी अपने आप में एक अभिव्यक्ति है। तो अंत में कवि प्रेम के उस चरम बिंदु पर पहुंचकर मौन हो जाता है और यह गहरे प्रेम की स्वीकृति का एक पैमाना भी है। क्या कहें, कितना कहें, कह नहीं सकते। शब्दों की एक सीमा है जो टूट जाती है, भाव समा नहीं सकते उन शब्दों में, वो फट जाएंगे शब्द, क्योंकि ऐसे फटेंगे। फटने का मतलब नहीं कि ब्लास्ट कर जाएंगे शब्द, ठीक है। फटने का मतलब ये है कि कवि ये महसूस करता है कि जो मैं कहना चाहता हूं उसके लिए शब्द ही नहीं है मेरे पास, तो क्या कहूं। शब्द जादुई जरूर हैं लेकिन मैं कह नहीं सकता, इसलिए अंत में क्या कर देता है, समर्पित कर देता है। आ गई बात समझ में? यस सर। तो कोई प्रश्न, कोई शंका, कोई सवाल? ठीक है, तो अगली क्लास में इस कविता से संबंधित जो भी प्रश्न होगा उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिख करके ले आएगा, एक एक पैराग्राफ का अपना अपना भाव, अपना अपना शब्द, अपने तरीके से। ठीक है बच्चों? यस सर। चलो।